लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपनी नई बॉडी बनाने के लिए वर्ल्ड ट्री की तलाश में निकलता है और उसकी एक टहनी हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने से पहले ही हालात बदल जाते हैं। खोज के दौरान मैक्स को एक बेहद रेयर और खतरनाक ट्रेजर मिलता है, स्पेस हार्ट। जैसे ही स्पेस हार्ट मैक्स के करीब आता है, वो उसकी कोर एनर्जी के साथ रिएक्ट करने लगता है। बबता के एनालिसिस से साफ हो जाता है कि स्पेस हार्ट उसी एनर्जी पर काम करता है जिस पर मैक्स का कोर चलता है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली कंपैटिबल हैं। हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो जाते हैं जब एक कल्टीवेटर स्पेस हार्ट पर दावा करते हुए मैक्स पर हमला कर देता है। सीधे टकराने के बजाय मैक्स दिमाग से खेलता है। वो समय खींचता है, ब्लफ करता है और उसी बीच उसका कोर धीरे धीरे स्पेस हार्ट को अब्सॉर्ब करता रहता है। सही मौके पर डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मैक्स वहां से निकल जाता है और कल्टीवेटर को तब एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। स्पेस हार्ट पूरी तरह गायब हो चुका था। इस तरह मैक्स न सिर्फ जिंदा बचता है, बल्कि स्पेस हार्ट को अपनी कोर के साथ जोड़कर अपनी पावर के अगले स्टेज की नींव भी रख देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम फेजिंग और जिया नाम के दो एलियन कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो एक सुनसान इलाके में आ चुके थे। फेजिंग चारों तरफ नजर डालते हुए जिया से कहता है, तुम्हारी वजह से हम यहां तक आसानी से पहुंच गए। इस पर जिया थोड़ा सावधान रहते हुए जवाब देता है, मैं तो बस आपको यहां तक लाया हूं, आगे का रास्ता अब मैं आपके भरोसे ही हूं। फेजिंग हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि ये जगह फिलहाल सेफ तो है, लेकिन यहां ज्यादा ट्रेजर्स नहीं है। हम थोड़ी देर यहां रुकेंगे, फिर 9 डार्कनेस सी की तरफ चलेंगे। ये सुनते ही जिया का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत कहता है, 9 डार्कनेस सी सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। वहां बनने वाले वर्लपूल्स पूरी तरह रैंडम होते हैं। अगर कोई फंस गया तो यूनिवर्स वेनरेबल को भी बाहर निकलने में मुश्किल हो जाती है और आज तक किसी को नहीं पता कि वो वर्लपूल इंसान को कहां फेंक देता है। फेजिंग ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम आना चाहो तो आओ, नहीं तो मत आओ, चॉइस तुम्हारी है। ये सुनकर जिया मन ही मन सोचता है कि फेजिंग एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर है, ट्रिलियंस में टॉप 10 में गिना जाता है और उसका इन्वेस्टिगेशन टैलेंट भी बेहद खतरनाक है। ऐसे इंसान को फॉलो करना फायदे का सौदा हो सकता है। आखिरकार जिया कहता है, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी फॉलो करूंगा। इसके बाद फेजिंग अपनी स्पेशल आई एक्टिवेट करता है और अरबों किलोमीटर दूर तक स्कैन करने लगता है। उसी दौरान उसकी नजर एक जगह टिक जाती है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, ब्लेड रिवर किंग उसके पास विंग ट्रेजर है और सबसे बड़ी बात, यहां उसे मारा जा सकता है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। ये सुनकर जिया थोड़ा हिचकिचाता है, क्या इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? फेजिंग उसे घूरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नॉर्दर्न अलायंस ह्यूमन अलायंस से नहीं डरता। अगर प्रॉब्लम है तो दूर से फाइट देखना, लेकिन याद रखना ब्लेड रिवर किंग का साथ मत देना, वरना तुम मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लोगे। जिया चुपचाप इसके लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों मैक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैक्स को एक गुफा के अंदर बैठे हुए कल्टीवेट करते देखते हैं। उसी समय उसकी मौसा क्लैन वाली बॉडी एक फ्लावर का रूप लेकर वर्ल्ड ट्री की तरफ बढ़ रही थी। उधर फेजिंग गुफा के बाहर पहुंच जाता है और चुपचाप अपना अटैक तैयार करने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त मैक्स को खतरे का एहसास हो जाता है। वो बिना एक पल गंवाए गुफा से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मैक्स बाहर आता है, फेजिंग तुरंत उसका पीछा शुरू कर देता है। मैक्स उसे देखकर मन में सोचता है, इस एलियन की बॉडी बेहद हाई क्वालिटी है, इसकी स्ट्रेंथ यूनिवर्स वेनरेबल को भी टक्कर दे सकती है। उसी पल फेजिंग की आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकते हो? तभी बबता मैक्स को वार्न करती है, फेजिंग अपनी ट्रैकिंग स्पीड के लिए बहुत फेमस है और इसकी गॉडली बॉडी तुम्हारी बॉडी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फेजिंग अब मैक्स के बिल्कुल पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल मैक्स अपने सिल्वर विंग्स को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसकी स्पीड अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ये देखकर फेजिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलता है, ये सिल्वर विंग्स मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतरीन है। वो खुद भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चिल्लाता है, विंग्स मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर मैक्स मन ही मन सोचता है, मेरी रॉ स्पीड उसकी बराबरी नहीं कर सकती, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मैक्स तेजी से अपनी डायरेक्शन बदलने लगता है, बार बार एंगल शिफ्ट करता है। फेजिंग अपनी गॉडली बॉडी को बर्न करके स्पीड बढ़ा रहा था, लेकिन उसी वजह से वो अचानक डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से मैक्स फिलहाल उससे बच पा रहा था। लेकिन लगातार मैक्स को पकड़ न पाने की वजह से फेजिंग पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अचानक वो अपनी गॉडली पावर को रिलीज करता है और एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है। वो ब्लैक होल आसपास की हर चीज को बेरहमी से अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखते ही मैक्स चौंक जाता है और मन में बोलता है, ये तो डेविल साउंड माउंटेन पर मिले ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी बबता मैक्स को वार्न करती है, फेजिंग की गॉडली पावर की वजह से ये ब्लैक होल कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब मैक्स खुद उस ब्लैक होल की तरफ खींचने लगता है, लेकिन ठीक उसी पल मैक्स अपने सिल्वर विंग्स को पूरी तरह खोल देता है और सीधे ब्लैक होल के अंदर एक क्रैक बना देता है। अगले ही सेकंड वहां एक भयानक ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट का फायदा उठाकर मैक्स वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वर विंग्स की ये ताकत देखकर फेजिंग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वो बिना देर किए मैक्स पर एक सोल अटैक कर देता है। पास खड़ा जिया ये सब देखते हुए मन ही मन बोलता है, फेजिंग के पास इन्वेस्टिगेशन एबिलिटी भी है और अब ये सोल अटैक जैसी डेंजरस टेक्निक भी। फेजिंग का अटैक लगते ही मैक्स नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन उसी वक्त मैक्स का नया हार्ट रिएक्ट करता है और उसे तुरंत होश में ले आता है। ये देखकर फेजिंग खुद भी हैरान रह जाता है।
अब मैक्स फिर से वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके मन में साफ था कि वो फेजिंग का ऐसा दूसरा अटैक दोबारा झेल नहीं सकता। इसीलिए मैक्स जानबूझकर नीचे की तरफ तेजी से जाने लगता है। ये देखकर बबीता घबराकर पूछती है, क्या तुम नाइन डार्कनेस सी की तरफ जा रहे हो? उस सी की एक एक बूंद पहाड़ जितनी भारी होती है। लेकिन मैक्स नहीं रुकता, वो सीधे उस समुद्र के अंदर कूद जाता है और बबीता से कहता है, मेरे पास अभी सोचने का टाइम नहीं है। फेजिंग भी उसका पीछा करते हुए समुद्र में उतर आता है। अंदर जाते ही वो मन में सोचता है, क्या ब्लेड रिवर किंग के पास कोई सोल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर है? इसी शक में वो फिर से मैक्स पर वही सोल अटैक करता है, लेकिन मैक्स लगातार डायरेक्शन बदलते हुए उससे बार बार बचता रहता है। वो जानता था कि इस वक्त उसके सिल्वर विंग्स बिल्कुल पीक पर काम कर रहे हैं। तभी फेजिंग अचानक मैक्स की तरफ एक नया केज अटैक करता है, जिसकी पावर पहले से 10 गुना ज्यादा थी। लेकिन उसी पल नाइन डार्कनेस सी के अंदर एक भयानक भवंदर बन जाता है। अगले ही सेकंड फेजिंग और मैक्स दोनों उस वर्लपूल में गोल गोल घूमने लगते हैं। इसी दौरान वहां एक एलियन प्रकट होता है। फेजिंग को देखकर वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के इलाके में घुसने की? ये सुनकर फेजिंग चौंक जाता है और सोचता है, क्या इस भवंदर के अंदर कोई लिविंग बीइंग भी रहता है? अगले ही पल वो एलियन फेजिंग पर हमला कर देता है, लेकिन फेजिंग अपनी रॉ स्ट्रेंथ से उस अटैक को रोक लेता है। उधर जिया समुद्र के बाहर से ये पूरा नजारा चुपचाप देख रहा था। फेजिंग जल्दी से सिचुएशन एनालाइज करता है और मन में बोलता है, ये मेरी बराबरी की ताकत का है, इसे तुरंत खत्म करना मुश्किल होगा और अभी ये मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा भी नहीं है। इसीलिए फेजिंग उस एलियन को इग्नोर करके फिर से मैक्स का पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स भी खतरा समझकर समुद्र की और भी गहराई में उतरने लगता है, लेकिन फेजिंग इस डेप्थ को रिस्क मानता है और आखिरकार नाइन डार्कनेस सी से बाहर लौट आता है। उधर समुद्र के अंदर रहने वाला वो एलियन भी फेजिंग को पकड़ नहीं पाता। इधर मैक्स तेजी से उस भयंकर भवंदर से होते हुए समंदर की और भी गहराई में जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था उसके शरीर पर दबाव इतना बढ़ गया कि उसकी हड्डियां तक चटकने लगी। हालात समझते ही मैक्स फौरन अपनी स्टार सील बाहर निकालता है और उसके अंदर बैठ जाता है। स्टार सील के प्रोटेक्शन की वजह से अब वो काफी आराम से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में जब मैक्स उस गहराई के बिल्कुल अंदर पहुंचता है तो उसे नीचे एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। अब मैक्स उसी अनजान वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट बेहद डेंस था। हर एक कदम आगे बढ़ाने में उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकत लग रही थी। साथ ही वो महसूस करता है कि यहाँ से टेलीपोर्ट करना भी नामुमकिन है। इसी बीच उस वर्ल्ड में रहने वाले उस क्लैन के कुछ एलियंस मैक्स को देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मैक्स उन्हें देखकर मन ही मन सोचता है, ये तो पूरी वेनरेबल लेवल की आर्मी है, कम से कम 300 एलियंस होंगे। खतरा भांपते ही मैक्स उनसे बचते हुए आगे भागने लगता है, लेकिन डेंस एनवायरनमेंट की वजह से स्टार सील के अंदर रहकर तेजी से बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैक्स स्टार सील से बाहर आ जाता है और अपनी सिल्वर विंग्स का इस्तेमाल करता है। सिल्वर विंग्स की मदद से मैक्स बहुत तेजी से उन एलियन से आगे निकल जाता है। उसे इतनी तेजी से आगे बढ़ते देख वो एलियंस आपस में बोलते हैं, ये एलियन तो हमारे वर्ल्ड में रहते हुए भी हमसे ज्यादा फास्ट है। कुछ देर बाद मैक्स एक केव के अंदर पहुंच जाता है। वहां रुककर वो सोचता है, इस वर्ल्ड के सोल्जर्स काफी स्ट्रांग है, ऊपर से अब इन्हें मेरे बारे में पता चल चुका है, मतलब ये मुझ पर और ज्यादा सोल्जर्स से अटैक करेंगे। इसी चिंता में मैक्स बबीता से इस क्लैन के बारे में पूछता है। बबीता एनालाइज करके जवाब देती है, इस क्लैन का कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनकर मैक्स थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस ही ना गया हो जो इस जगह के बारे में बता सके। तभी बबीता मैक्स से कहती है, तुम्हारी मोसा क्लैन वाली बॉडी इस वर्ल्ड में आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है। इस पर मैक्स जवाब देता है, वो बॉडी तो अभी वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचने वाली है। इसीलिए मैक्स इस क्लैन के बारे में और जानकारी लेने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर सिटी लॉर्ड से संपर्क करने का फैसला करता है। इधर उस अनजान वर्ल्ड के एलियंस अब भी मैक्स को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ मैक्स की मोसा क्लैन वाली बॉडी आखिरकार वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त वहां मैक्स का एक सर्वेंट आ जाता है और पहले की तरह वर्ल्ड ट्री के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के बाद वो सर्वेंट वर्ल्ड ट्री की एक टहनी तोड़ने की कोशिश करता है और इस बार वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वर्ल्ड ट्री का फादर उस सर्वेंट को पकड़ लेता है। हालांकि मैक्स की मोसा क्लैन वाली बॉडी पहले ही उस टहनी को हासिल कर चुकी थी और चुपचाप वहां से निकल जाती है। इधर मैक्स बताता है, पिछले कुछ दिनों से ये लोग लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। मुझ पर 11 सोल्जर्स ने लगातार अटैक भी किया, लेकिन अचानक ये सब लोग यहाँ से गायब हो गए। अब सीन शिफ्ट होता है उसी क्लैन के प्रिंस और उसकी प्रजा की तरफ। वहां उनका सेनापति प्रिंस से कहता है, हमारी सेना तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। इस पर प्रिंस ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो एलियन इतना समय तक जिंदा रह पाएगा, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।